हेलो एंड वेलकम बैक। ये हमारी सीरीज़ का पार्ट 3 है जिसमें हम सीखेंगे 20 नए टर्म्स के बारे में रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा टर्म है आईपीओ। ये मैंने आपको डिटेल में अपने स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स वाले पहले सेशन में समझाया था कि इसका मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी कि कोई भी कंपनी जब फर्स्ट टाइम मार्केट में अपने आप को लिस्ट करती है तो वो इनिशियली जो पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर करती है उसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ। तो कोई भी कंपनी जब मार्केट में लिस्ट होने जाती है फर्स्ट टाइम पे तो हम बोलते हैं उस कंपनी का आईपीओ आ रहा है। सेकंड हमारा टर्म है एफपीओ यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कोई कंपनी मार्केट में लिस्ट हो जाती है अपने आईपीओ से उसके बाद वो फ्यूचर में कभी दोबारा से फंड रेज करना चाहे, वो नए शेयर्स फ्यूचर में पब्लिक में ला रही है, एग्जिस्टिंग कंपनी जो ऑलरेडी एक बार लिस्ट हो चुकी है, तो जब भी वो दोबारा से अपने शेयर्स पब्लिक में लाती है तो हम उसको कहते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग यानी कि एफपीओ। तो अगला हमारा टर्म है सेक्टर। सेक्टर का सिंपल मतलब होता है ग्रुप्स। मतलब जो जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उसको हमने वेरियस वेरियस ग्रुप्स में बांट दिया है उनके काम के आधार पे कि वो क्या क्या काम करते हैं। जैसे कुछ कंपनियां हेल्थ केयर में होती हैं तो उन सबको हम बोलते हैं ये हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनियां हैं। कुछ फाइनेंस में होती है तो फाइनेंस सेक्टर की कंपनियां हैं। वैसे ही फाइनेंस के अंदर कुछ बैंकिंग में होती है तो बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां हैं। कुछ नॉन बैंकिंग है तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस में है यानी कि एनबीएफसी में। तो इस तरीके से हमने सेक्टर्स डिफाइन कर रखे हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कौन सा ग्रुप ऑफ कंपनीज किस सेक्टर में यानी कि किस फील्ड में काम करती हैं। तो अगला हमारा वर्ड है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन एक रिस्क मैनेज करने की स्ट्रेटेजी है। इसका मतलब है कि आप जब मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो अपना सारा पैसा किसी एक ही कंपनी में ना लगा के उसे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में बांटें। और डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज भी इस तरीके से चुनें कि वो किसी एक ही सेक्टर से ना बिलोंग करती हो। क्योंकि अगर आप किसी एक ही सेक्टर या किसी एक ही कंपनी में अपना सारा पैसा लगा देंगे तो इससे आपका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपका पूरा पोर्टफोलियो बहुत हैवीली डिपेंडेंट होगा उस पर्टिकुलर सेक्टर या स्टॉक के परफॉर्मेंस के ऊपर। और अगर उस सेक्टर का परफॉर्मेंस गिरता है तो आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो जो है गिर जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को इस तरीके से डाइवर्सिफाई करें यानी कि अपने पैसे को इस तरीके से बांटें कि अगर कोई एक दो सेक्टर्स या एक दो स्टॉक्स परफॉर्म ना भी करें तो आपका दूसरे तरीके के स्टॉक्स में भी पैसा लगा हुआ हो जिससे कि ओवरऑल आप पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। आपका रिस्क जो है बंट जाए वेरियस सेक्टर्स या वेरियस स्टॉक्स के बीच। तो अब हम जानेंगे कुछ टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स के बारे में। इन्वेस्टर्स यानी कि वो लोग जो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं इस उम्मीद में कि उनका पैसा आगे ग्रो होगा। तो इन्वेस्टर्स मेजरली तीन टाइप के होते हैं जिसमें से पहला टाइप होता है रिटेल इन्वेस्टर्स का। रिटेल इन्वेस्टर्स हम उन्हें कहते हैं जो इंडिविजुअल्स होते हैं मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि आपके और मेरे जैसे इंडिविजुअल लोग जो मार्केट में पैसा लगाते हैं और जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता लगाने के लिए, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्टॉक्स नहीं खरीदते हैं, उनको हम बोलते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। आप धीरे धीरे आगे समझ जाएंगे बेटर तरीके से। दूसरा हमारा टाइप होता है एचएनआई यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ये भी आपके और मेरी जैसे इंडिविजुअल्स ही होते हैं लेकिन इनकी नेटवर्थ हाई होती है यानी कि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर्स को बाय या सेल करते हैं। बट ये होते भी आपके और मेरे जैसे इंडिविजुअल्स ही हैं। आप ऐसा समझिए कि बहुत ज़्यादा अमीर लोग जो होते हैं इंडिविजुअल्स, जब वो मार्केट में पैसा लगाते हैं और बहुत हैवी क्वांटिटी में शेयर्स को बाय करते हैं तो उन लोगों को हम एचएनआई बोलते हैं यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। अगला होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब कि वो इन्वेस्टर्स जो कि कोई इंडिविजुअल नहीं है बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। जब कोई कंपनी मार्केट में इन्वेस्ट करती है पैसे को शेयर्स को बाय करने के लिए तो हम उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि कोई इंस्टीट्यूट है जो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई म्यूचुअल फंड हाउस है, आप वो मार्केट में इन्वेस्ट करता है। कोई इंश्योरेंस कंपनी है जिसको वो जनता से पैसे उठाते हैं और उन पैसे को यूज़ करके वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं रिटर्न बनाने के लिए। तो वो सब होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में भी दो टाइप होते हैं। एक होते हैं एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। बहुत सिंपल है, जब कोई भी फॉरेन का कोई इंस्टीट्यूशन या कि यानी कि फॉरेन की कोई कंपनी हमारे यहाँ के मार्केट में इन्वेस्ट करती है, हमारे यहाँ के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है तो हम उसको बोलते हैं एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो अगला टर्म है डीआईआई यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। मतलब कि बहुत ही सिंपल भाषा में जब भी कोई सेम कंट्री की कंपनी उस सेम कंट्री के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है तो उसको हम बोलते हैं डीआईआई यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि बाहर से कोई कंपनी अगर हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है तो उसको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और डीआईआई यानी कि हमारे यहाँ की खुद की कंपनी जो हमारे मार्केट में इन्वेस्ट करती है उसको हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं। अगला हमारा टर्म है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि वो डिग्री ऑफ प्राइस का मूवमेंट किसी भी स्टॉक का, कि मतलब कि किसी स्टॉक का प्राइस कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है यानी कि कितना ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहा है। अगर कोई स्टॉक है उसका प्राइस 100 रुपये और वो बहुत तेज़ी से 110 रुपये और 90 रुपये के आसपास मूव करता है, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। यानी कि
वो स्टॉक आपके लिए बहुत रिस्की है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपके बाय करते ही वो स्टॉक का प्राइस अचानक से कहाँ पे होगा। वो इतनी जल्दी जल्दी और इतने ज़्यादा डिग्रीज में मूव कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं वोलेटिलिटी, यानी कि वो स्टॉक ज़्यादा वॉलेटाइल है। वहीं अगर कोई स्टॉक कम मूव करता है तो वो स्टॉक लेस वॉलेटाइल माना जाता है। अगर कोई स्टॉक है वो 100 रुपये का है और वो सर्टेन टाइम में 101 रुपये ही जा रहा है, जबकि दूसरा स्टॉक 110 रुपये तक जा रहा है, तो इसका मतलब जो 110 रुपये वाला स्टॉक है वो ज़्यादा वॉलेटाइल है इन कम्पेयर टू वो स्टॉक जो 101 रुपये तक ही जा रहा है। अगला हमारा टर्म है OHCL। ये इतनी इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है, बट इसका सिंपली मतलब होता है ओपन हाई लो क्लोज। जैसे मैंने आपको अपनी टेक्निकल एनालिसिस वाली वीडियो में बताया होगा कि ओपन जहाँ से प्राइस ओपन होता है, हाई यानी कि उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर कितना हाईएस्ट प्राइस गया था, लो यानी कि कितना लोएस्ट प्राइस गया था उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर, और क्लोज यानी कि जब वो टाइम खत्म हुआ तब प्राइस क्या था। तो ये होता है ओपन हाई क्लोज लो। एक कैंडल में ये अच्छे से रिफ्लेक्ट होता है, जो मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस में समझाया था कि किस तरीके से एक सिंगल कैंडल एक सिंगल टाइम फ्रेम के अंदर के ओपन हाई क्लोज लो सब बता देती है। अगला हमारा टर्म है आर्बिट्राज। इसको आप एज ए ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी समझ सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स का, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके उनके बीच के जो प्राइस के डिफरेंसेस हैं, ऐसा समझिए कि एक अगर यहाँ की मंडी में समझिए आम 50 रुपये किलो है और किसी दूसरी वाली मंडी में 40 रुपये किलो है, तो आप क्या करते हैं यहाँ की मंडी से 40 रुपये वाली किलो वाली मंडी से आम उठा के 50 रुपये किलो वाली मंडी में बेच देते हैं और उसमें बीच में 10 रुपये कमा लेते हैं। तो उसको हम आर्बिट्राज कहते हैं, यानी कि आपने दो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके उनके बीच के प्राइस के डिफरेंस का यूज़ करके आपने प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करी है। जनरली क्या होता है, जैसे NSE और BSE हमारे पास दो स्टॉक्स ट्रेड करने के लिए एज अ मंडी टाइप हैं। तो NSE और BSE में जनरली प्राइस या तो एक जैसे ही होते हैं या फिर बहुत ही माइनर उनमें डिफरेंस होता है कुछ पैसों का। तो लोग वो सिर्फ माइनर सा डिफरेंस को भी एज अ प्रॉफिट बनाने के लिए एक एक्सचेंज से उठा के दूसरे एक्सचेंज पे बेच देते हैं, ताकि उससे उन्हें प्रॉफिट हो। जो बीच में कुछ पैसे का जो डिफरेंस था दोनों के प्राइसेस में, तो वो एक एक्सचेंज से उठा के दूसरे एक्सचेंज में बेच देते हैं। ऐसा भी आप कर सकते हैं कि आप किसी भी एक्सचेंज से किसी स्टॉक को खरीदें और उसे किसी भी एक्सचेंज पे बेचें। बट ये प्रॉफिटेबल तभी होता है अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्टॉक उठाते हैं, क्योंकि कुछ पैसे का डिफरेंस आपको इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा नहीं अगर आप एक उससे उठा के दूसरे में देते हैं। अगला हमारा वर्ड है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब होता है किसी भी कंपनी की टोटल वर्थ कितनी है, कितने रुपए की वो पूरी कंपनी है, यानी कि उस कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं, अगर उन सारे शेयर्स को आप बेचने जाओ मार्केट में, तो उस सारे शेयर्स की जो टोटल वैल्यू होती है वही उस कंपनी की टोटल वैल्यू होती है। उसको हम बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर सारे जितने उसके नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे पर शेयर की वैल्यू से, तो भी आपका उस कंपनी की मार्केट कैप यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आ जाएगी, यानी कि उस टोटल कंपनी की वैल्यू लोगों ने कितनी लगा रखी है। तो अगला हमारा टर्म है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब होता है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है, बल्कि वो अपनी वैल्यू को डिराइव करते हैं किसी अंडरलाइनिंग एसेट से। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान के चलिए अगर आप गोल्ड को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो एक डेरिवेटिव नहीं है, क्योंकि गोल्ड की अपनी वैल्यू है। बट वहीं अगर आप ऑनलाइन पेपर गोल्ड खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, यानी कि गोल्ड बॉन्ड खरीद रहे हैं, तो गोल्ड बॉन्ड जो होता है, जो ऑनलाइन एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट कर दिया गया है, उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि वो अपनी वैल्यू को एज पर गोल्ड डिराइव करता है कि गोल्ड की उस वक्त जो भी वैल्यू मार्केट में चल रही होगी वही उसके डेरिवेटिव की भी चल रही होती है। इसलिए उसको हम बोलते हैं कि वो अपनी वैल्यू जो है गोल्ड से डिराइव कर रहा है, यानी कि वो एक डेरिवेटिव है, वो एक्चुअल में खुद कोई वैल्यू नहीं रखता है, बल्कि कोई अंडरलाइनिंग एसेट से अपनी वैल्यू को डिराइव कर रहा है। तो उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव। स्टॉक्स भी एक तरीके के डेरिवेटिव ही होते हैं, क्योंकि स्टॉक्स की अपनी तो कोई वैल्यू नहीं होती ना, वो भी कंपनी की जो वैल्यू है, कंपनी को लोग जितना वैल्यू कर रहे हैं उसके हिसाब से ही आप उन स्टॉक्स की वैल्यू को डिराइव किया जा रहा है। अगला हमारा वर्ड है पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक का मतलब है कि कोई भी स्टॉक जिसकी वैल्यू बहुत ही कम है, यानी कि जो भी कौड़ियों के भाव में मार्केट में मिलता है, जैसे कि 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, कोई भी स्टॉक अगर आपको इस वैल्यूएशन पे मार्केट में मिल रहा है तो हम उसको पेनी स्टॉक बोलते हैं। जनरली इनका मार्केट कैप भी जो है बहुत कम होता है, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू भी बहुत कम होती है और इनको जो है मैनिपुलेट करना भी बहुत ईजी होता है किसी भी बड़े इन्वेस्टर के लिए। कोई भी आदमी अगर ज़्यादा पैसे लेके इनके साथ छेड़ाखानी करना चाहे, यानी कि इनके प्राइसेस को फ्लक्चुएट करना चाहे बाय या सेल के ऑर्डर लगा के, तो वो ईजिली कर सकता है। तो इसलिए जनरली ये कहा जाता है कि आपको पेनी स्टॉक से दूर रहना चाहिए और इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर भी लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर मैं 1 रुपये का कोई स्टॉक खरीदूंगा जो कि इतना सस्ता स्टॉक है, तो वो अगर 100 रुपये हो गया तो उसका इन्वेस्ट किया हुआ 1 लाख रुपये भी 1 करोड़ रुपये हो जाएगा। बट जनरली ये होता नहीं है और इसमें ज़्यादातर लोग नुकसान ही करते हैं, तो इन चीज़ों से आपको दूर ही रहना चाहिए जो पेनी स्टॉक्स होते हैं। अगला हमारा स्टॉक होते हैं ब्लू चिप स्टॉक। ब्लू चिप स्टॉक उन स्टॉक्स को कहा जाता है या उन कंपनीज को कहा जाता है जो मार्केट में लिस्टेड होती हैं और जो ऑलरेडी काफ़ी वेल स्टैब्लिश्ड हैं, काफ़ी बड़ी कंपनीज हैं,
और जिनका हम लोग मान के चलते हैं कि इन कंपनीज़ को कभी कुछ हो नहीं सकता। जैसे कि कोई भी बड़ी कंपनी जो आपके दिमाग में जिसका नाम आता होगा, जिसका नाम ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा, तो उनको हम बोलते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स, यानी कि वो ब्लू चिप स्टॉक्स है, यानी कि प्रीमियम स्टॉक्स हैं। उनको आप अगर खरीदेंगे तो आपके मार्केट में फेल होने के चांसेस कम हैं और उन कंपनीज़ के बंद होने के चांसेस भी कम है। यानी कि ये समझिए कि जो भी स्टॉक्स लिस्टेड है उसमें से जो टॉप स्टॉक्स हैं उनको हम ब्लू चिप स्टॉक्स कहते हैं। अगला हमारा टर्म है सर्किट। तो देखिए स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स लिस्टेड होते हैं, जब लोग उनकी बाइंग या सेलिंग करते हैं और उनके प्राइसेस में जो है चेंज आता है, तो किसी भी स्टॉक का प्राइस अगर बहुत ज़्यादा डिग्री से मूव करता है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है, मान के चलिए किसी स्टॉक का प्राइस एक ही दिन में ₹100 से ₹150 हो गया, तो ऐसा ना हो और लोग इसमें अपना नुकसान ना कर लें। जैसे मानो आपने अभी कोई ₹100 का स्टॉक खरीदा और वो तुरंत ₹50 पे आ गया, तो आपका तो जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया होता है तुरंत आधा हो गया ना। और ऐसे में क्या होता है कि जब ज़्यादा लोग उसका प्राइस आधा होते हुए देखते हैं, तो वो भी डर जाते हैं और वो भी उस स्टॉक को बेचने लगते हैं, जिसकी वजह से उसका स्टॉक का प्राइस और ज़्यादा गिरने लगता है। तो ऐसे में कोई भी पैनिक सेलिंग या पैनिक बाइंग ना हो, तो जो एक्सचेंजेस होते हैं उन्होंने एक सर्किट प्लेस किया रहता है। सर्किट का मतलब है कि हर एक स्टॉक को एक अपर और लोअर वैल्यू दी रहती है कि जब भी ये स्टॉक किसी एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के अंदर, जैसे कि एक दिन के अंदर इतना वैल्यू का इसका प्राइस में चेंज आए, तो वहाँ पे एक सर्किट लग जाए और उससे ऊपर ये प्राइस इसका ना बढ़ पाए। उससे ऊपर कैसे, कि मान के चलते हैं अगर कोई स्टॉक है उसका प्राइस ₹100 और उसका सर्किट जो है ₹110 पे लगा हुआ है, यानी कि 10% पे उसका सर्किट लगा है कि एक दिन में ये 10% से ज़्यादा ना मूव करे। तो जैसे ही उसका प्राइस ₹110 होता है, तो वहाँ पे आप जो है बाइंग को बंद कर देते हैं। अब आप उसको बाय ही नहीं कर सकते, तो उसका प्राइस भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो जो एक्सचेंजेस होते हैं वो वैसे सर्किट प्लेस करते हैं ताकि सभी इन्वेस्टर्स का पैसा सेफ रहे और सिर्फ पैनिक बाइंग और पैनिक सेलिंग में कोई स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिर या बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ ना जाए एक छोटे से टाइम ड्यूरेशन में। अगला हमारा वर्ड होता है अल्फा। अल्फा का मतलब होता है, देखिए आपको मार्केट में जो आपका टारगेट होता है वो होता है अल्फा जनरेट करना, यानी कि ओवरऑल जो मार्केट है जिस जैसा वो परफॉर्म कर रहा है आप उसे बेटर परफॉर्म करें। तो बेटर का मतलब है मान के चलिए पूरा जो सेंसेक्स या निफ्टी है, पूरा इंडेक्स है, ओवरऑल मार्केट अगर 14% का आपको रिटर्न देता है और आपका जो पोर्टफोलियो है आपने मार्केट से 15% का रिटर्न जनरेट किया, तो ये जो 1% का डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं अल्फा। तो आपको मार्केट में अल्फा जनरेट करना होता है, एक पॉजिटिव अल्फा जनरेट करना होता है। अगर वहीं मार्केट 14% के रिटर्न दे रहा है और आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें 12% का रिटर्न है, तो आपने -2% का नेगेटिव अल्फा जो है जनरेट किया है। तो आपको जनरली टारगेट ये होता है कि जो मार्केट का जो रिटर्न आ रहा है एवरेज, उससे आप पॉजिटिव अल्फा ही जनरेट करें, यानी कि उससे ज़्यादा आप रिटर्न निकालें। तो जितना भी आप डिफरेंस जनरेट करते हैं उसको हम बोलते हैं अल्फा जनरेट करना मार्केट में। अगला हमारा वर्ड है रेजिस्टेंस। ये मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस वाली वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है वो प्राइस जिस प्राइस के ऊपर जाना किसी भी स्टॉक के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, यानी कि वो रेजिस्ट करता है उस प्राइस से ऊपर बढ़ने के लिए। मान के चलिए आम का वैल्यू है और ₹100 ₹50 रह रहा है और फिर वो ₹200 तक चला जाता है। अब ₹200 से ऊपर काफ़ी टाइम हो रहा है और बार बार उसका प्राइस नीचे गिरता है, ₹200 तक आता है और ₹200 से ऊपर नहीं जा पाता। तो हम मान के चलते हैं कि फिलहाल के लिए इस आम का जो ₹200 का जो वैल्यू है वो इसका रेजिस्टेंस बन चुका है कि ये ₹200 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो वो होता है उसका रेजिस्टेंस वैल्यू। इसको मैंने और बेटर तरीके से आपको टेक्निकल एनालिसिस वाली वीडियो में समझाया क्योंकि उसी में इसका काम आता है। और वैसे ही हमारा अगला होता है सपोर्ट। ये जैसे रेजिस्टेंस आपका हायर वैल्यू होता है, वैसे ही सपोर्ट लोअर वैल्यू होता है। अगर आम का प्राइस ₹20 से सस्ता नहीं होता है, ₹20 पे आके फिर उसका प्राइस बढ़ जाता है, तो वो होता है उसका सपोर्ट वैल्यू, यानी कि वहाँ से प्राइस को सपोर्ट मिल रहा है बायर्स का और वहाँ से जो है प्राइस नीचे नहीं गिर पा रहा है उस सर्टेन टाइम पीरियड में, जब जब वो आके ₹20 से वापस बाउंस कर जा रहा है, तो वो तब तक के लिए उसका सपोर्ट प्राइस हो गया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कोशिश करा है मैंने कि कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड सीख सकें। अगर कोई वर्ड आपको अच्छे से समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसको मैं कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू।